हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आपका स्वागत करता हूं वर्डिक्ट क्लासेस में। और जैसा कि हम आरएसपीसीबी के लिए अभी हमने राजस्थान जो लेक्चर सीरीज थी हमारी, उसके अंदर रणथंभ और दुर्ग पढ़ लिया था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ लिया था। ठीक है, अभी अपने आगे शुरू करेंगे, उससे पहले अपन पिछली क्लासेस का रिवाइज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पिछला अभी तक हमने जितना पढ़ा, सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कि दुर्ग होते कितने तरह के। हमने पढ़ा कि दुर्गों की बहुत सारी श्रेणी है, अलग अलग जो इतिहासकार उन्होंने अलग अलग तरीके से इसे डिवाइड किया। ठीक है, मनुस्मृति में कुछ अलग तरीके से वर्गीकरण किया, कौटिल्य ने 4 कोटियों में बांटा, शुक्र नीति ने 9 कोटियों के अंदर दुर्गों को ही बांटा। फिर हमने ये देखा कि इन दुर्गों के अंदर हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। फिर राजस्थान के अंदर लगभग 200 से ऊपर दुर्ग हैं, और इनमें से लगभग 84 से 86 दुर्ग जो है वो महाराणा कुंभा ने या तो बनवाए हैं नहीं, या फिर जो पुराने दुर्ग हैं उनका ही क्या करवाया, जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा हमने। ठीक है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा हम छोटा सा रिवीजन करते हैं जो जो हमने पढ़ा है अभी तक उसका। देखो, जब भी कोई भी चीज़ पढ़ना शुरू करो, सबसे पहले उसका जो डेट है ना, वो सबसे पहले लिखो बोर्ड पे, और डेट से ही स्टार्ट करो। तो सबसे पहले हमने डेट पढ़ी थी कि 10वीं शताब्दी। ठीक है, मैं आपको याद करा दूं, 10वीं शताब्दी के अंदर माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, हमारा कौन सा दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो गुहिलों के पास चला गया था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि गुहिलों के पास चला गया था, समझ रहे हो। अब गुहिलों के पास गया था तो यहाँ पर गुहिलों में सबसे पहले इस पर अधिकार करने वाले कौन थे, बप्पा रावल थे। इस दुर्ग पर बप्पा रावल ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अब अगर हम इतिहासकारों के अनुसार बात करें, ठीक है, तो हमें जानकारी मिलती है कि 1127 के अंदर इस दुर्ग के ऊपर बप्पा रावल का अधिकार हुआ था। ठीक है, ये इतिहासकारों के अनुसार मिलता है। अब वैसे कहा यह जाता है कि 10वीं शताब्दी के आसपास इसके ऊपर गुहिलों का अधिकार हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर क्या है, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। आप किसी, अगर मान लो आपने हरिशंकर हीराचंद्र को पढ़ा तो वो कुछ और कहेंगे। ठीक है, किसी और इतिहासकार को पढ़ा तो वो कुछ अलग कहेंगे। तो अपने को जो याद रखना है वो 1127 ईस्वी याद रखनी है हम। ठीक है, राजस्थान बोर्ड की किताब को फॉलो करेंगे जिसमें लिखा है कि बप्पा रावल जो उन्होंने 1127 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में इसका काफी लंबा चौड़ा इतिहास था, हमें सिर्फ डेट याद रखनी है। जैसे ये ईयर याद रखा, उसके बाद में आप याद रखो कि 1303 ईस्वी, 1303 ईस्वी की बात करूं तो ये राजस्थान के अंदर पहला अग्नि शाखा। ठीक है, याद रखेंगे, मैंने इस बार क्या बोला, पहला अग्नि शाखा। मैंने पहला शाखा नहीं बोला या पहला जौहर नहीं बोला, मैंने बोला पहला अग्नि शाखा। अगर पहला अग्नि शाखा आएगा तो भैया चित्तौड़गढ़ का नाम आएगा। अगर अपने पहले जौहर की बात करें तो मैंने कुंभलगढ़ दुर्ग, सॉरी कुंभलगढ़ नहीं, रणथंभौर दुर्ग बताते हुए आपको बताया था कि सबसे पहला जो जौहर है ना, वो कौन सा था, जल जौहर था। और जो कहाँ हुआ था, पद्मला तालाब में। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर हुआ था। और रणथंभौर दुर्ग के अंदर मैंने ये भी बताया था आपको कि हमीर देव जो थे उन्होंने केसरिया किया था, उनके नेतृत्व में केसरिया हुआ था। और उनकी रानी थी रंगा देवी, जिसके नेतृत्व के अंदर क्या हुआ था, वहां पर जल जौहर हुआ था। ठीक है, पद्मला तालाब था। उसके बाद में हम बात करें, वहां हुआ था 1301 ईस्वी के अंदर। ठीक है, 1301 ईस्वी के अंदर कहाँ हुआ था, रणथंभौर में। ठीक है, याद रखेंगे रणथंभौर के अंदर कब हुआ था, 1301 ईस्वी में हुआ था। और 1303 ईस्वी में कब हुआ, 1303 ईस्वी में कहाँ हुआ, चित्तौड़गढ़ में हुआ। इसके बाद में फिर 1534 और 1535, इन दोनों में से कोई भी करेक्ट माना जा सकता है। ज्यादा चांसेस मैंने आपको कहा था 1535 ईस्वी सही माना जाएगा, दूसरा शाखा। ठीक है, दूसरा शाखा। और तीसरा शाखा जो था चित्तौड़ का, वो कब हुआ था, 1567 ईस्वी के अंदर। ठीक है, याद रखेंगे। इस टाइम पर महाराणा उदय सिंह थे, उनके और अकबर के मध्य युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 1567 ईस्वी के अंदर एक शाखा हुआ, एक 1303 में हुआ, एक 1535 के अंदर हुआ। ये तीनों युद्ध है अलग अलग। और बहुत ही लंबे समय तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो जो गुहिल वंशीय हैं, जो क्षत्रिय राजपूत, उनके अधिकार में रहा। उसके बाद में ये मेवाड़ के राणाओं के अधिकार में चला गया। ठीक है, तो ये सारा कुछ हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में इसका हमने ज्योग्राफी पढ़ी कि ये मेसा के पठार के ऊपर है, 616 मीटर हाइट पर बना हुआ है। ठीक है, मेसा के पठार के ऊपर। फिर हमने पढ़ा कि गंभीरी में बेड़ज नदियों के संगम पर स्थित है। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है, यहाँ पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य उपलब्ध हुए थे, है ना, सबूत मिले थे कृषि करने के। चित्रकूट पहाड़, सॉरी चित्रकूट नहीं है, इसके बारे में हमने पढ़ा था कि ये दुर्ग जो है, गढ़ तो है गढ़, बाकी सब गढ़े है, ये स्टेटमेंट इसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, और फिर रणथंभौर दुर्ग के बारे में हमने पढ़ा था कि रणथंभौर दुर्ग जो है वो बख्तरबंद है, बाकी सब नंगे हैं।
ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है अबुल फजल ने दिया था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में ये कुछ जानकारी थी जो याद रखनी है। फिर हम अलग अलग महलों की बात याद करते हैं ना, अलग दोनों को एक साथ याद करते हैं, रणथंभौर को भी और चित्तौड़ को भी। देखो अगर मैं बोलूँ जोगी महल तो रणथंभौर दुर्ग, अगर मैं बोलूँ गोरा गोरा बादल महल तो कहाँ होगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगर मैं बोलूँ रैदास की छतरी तो कहाँ होगी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अगर मैं बोलूँ न्याय की छतरी तो वो कहाँ होगी, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अगर मैं बोलूँ तुलजा भवानी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अगर मैं बोलूँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर तो कहाँ पर आना है, रणथंभौर। अपने दिमाग को इतना कंसंट्रेट करो, चीज़ों को ऐसे याद करो कि आप तुरंत बोला जाए तो आप जल्दी से जल्दी उस चीज़ पर जा पाओ। क्योंकि अभी आपने 2 दुर्ग पढ़े हैं, मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा बाकी के दुर्ग भी। लेकिन किसी भी समय आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जब तक पूरी तरह से अपने आप को तैयार नहीं कर लेते तब तक अपनी तैयारी को पूरा नहीं कह सकते, ठीक है। अगर जलाशयों की बात करें तो अगर मैं बोलूँ गुप्त गंगा रणथंभौर दुर्ग। अगर मैं बोलूँ आड़ा हिंगलू, है ना, ये मैंने शायद नहीं बताया था, आड़ा हिंगलू बताऊँ, आड़ा हिंगलू महल तो वो कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। और समधेश्वर मंदिर, उसके बाद में था अपना मोकल जी का मंदिर, ये सारे के सारे, ठीक है। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे अगर अपने बात करें कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मैंने आपको बताया था कि विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ जो था वो सारंगपुर युद्ध की जीत की खुशी के अंदर महाराणा कुंभा ने उसका निर्माण शुरू करवाया था। फिर इनके जो शिल्पी होते हैं, जैसे उसका शिल्पी दीपाक था, फिर अभी कुंभलगढ़ दुर्ग आएगा, वहाँ का शिल्पी जो है वो मंडन है। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। अभी पीछे एक परीक्षा के अंदर जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर पूछा गया था कि दीपाक, ओरिजिनल नाम तो दीपाक है लेकिन उसको दीपक करके पूछा गया था कि दीपक किसका शिल्पी है ना, तो ये पूछा गया था। तो थोड़ा सा चीज़ों को चेंज मॉडिफाई कर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, पर फिर भी आपको अगर पता है, थोड़ा सा आपने ढंग से पढ़ा है तो आप आंसर देने के लिए एप्लीकेबल है। चलिए, ये तो हुआ रिवीजन की बात। अब हम आगे शुरू करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। आज का हमारा दुर्ग रहेगा जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे, वो है हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग। स्टार्ट करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग से। ठीक है, 3rd नंबर का है ये हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी दुर्ग आता है ना, उसकी बात करनी है हमें जियोग्राफी की, कि जियोग्राफी के लिए सबसे पहले वो कहाँ पर है ना, कहाँ पर स्थित है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ना, एक पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करता है। मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा निर्धारित करता है ये, ठीक है। बात समझ में आई क्या। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में सबसे पहली लाइन मैंने जो लिखी है बोर्ड पर वो है मेवाड़ मारवाड़ की सीमा निर्धारित करता है। फिर दूसरी बात ये है कि यह टोटल 13 पर्वत चोटियों के बीच में स्थित है, याद रखेंगे ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, जियोग्राफी की बात कर रहे हैं अभी हम। सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग कौन से जिले के अंदर है, ठीक है, ये बड़ी बात है, याद रखना। तो ये राजसमंद जिले के अंदर है, राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर है, राजसमंद जिले में। कहाँ पड़ता है, सादड़ी गांव में। ये जो इतनी जानकारी है ना, ये आपको बिना किसी बात के अगर एग्जाम में पूछी जा रही है चाहे नहीं पूछी जा रही, फिर भी पता होना चाहिए। अगर राजस्थान का आप कंपटीशन दे रहे हैं तो ये बिल्कुल बेसिक्स है, ये तो पता होना चाहिए कि कुंभलगढ़ कौन से जिले के अंदर है, चित्तौड़गढ़ कौन से जिले के अंदर है, दुर्ग जो है, ठीक है। अब जूनागढ़ दुर्ग है तो बीकानेर जिले के अंदर है, बाला किला कहाँ है, ये सब आपको याद होना चाहिए। भटनेर दुर्ग कहाँ पर है, तो इनके जिले तो आने ही आने चाहिए। फिर इसके बाद में इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट है पॉइंट है हमारा जियोग्राफी से, टोटल ये समुद्र तल से 3500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट सबसे पहले तो इसकी ज्योग्राफी के हैं कि ये ज्योग्राफिकली अगर हम बात करें तो कहाँ पर है, तो ये है भैया राजसमंद जिले में सादड़ी गांव में।
और ये मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण करता है। फिर 13 पर्वत चोटियों के बीचों बीच में स्थित है। उसके बाद में समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अब बात करें ना इसके निर्माण की, तो देखो इसका निर्माण जो है ना, निर्माण के बारे में आपको दो बातें मिलती हैं। एक बात तो ये मिलती है, पहली बात तो वो ये है कि इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि इसका सुव्यवस्थित निर्माण, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं, सुव्यवस्थित, ठीक है, सुव्यवस्थित निर्माण जो है इसका वो करवाया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, सुव्यवस्थित निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया। और दूसरी बात जो एक सुनने के अनुसार मिलती है, लोगों से मिलती है, ऐसा कहा जाता है कि सतृप्ति नाम का एक राजा हुआ था, सतृप्ति नाम का राजा है ना, उसने लगभग 3 ईसा, अगर बात करूं तीसरी ईस्वी के आसपास, मतलब तीसरी ईस्वी के आसपास उसने इसका निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के जो खंडर है ना, खंडर, उनसे इस बात का पता चलता है कि ये इतना प्राचीन दुर्ग है। ठीक है, इस बात का पता कहां से चलता है, इस बात का पता चलता है इस दुर्ग के अंदर जो अभी भी स्थित खंडर है ना, उनसे जब कार्बन डेटिंग कर कर एज निकालते हैं तो वहां से पता चलता है कि इस दुर्ग की जो एज है ना वो लगभग कितनी है, तीसरी ईस्वी के आसपास है। ठीक है, अब इसका जो निर्माण है ये महाराणा कुंभा ने कब शुरू करवाया था, तो देखो पहले हमने एक निर्माण पढ़ा था महाराणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ का, जो शुरू हुआ था 1440 के अंदर और खत्म हुआ था 1448 के अंदर। ये निर्माण था किसका, विजय स्तंभ का निर्माण था। अब यहाँ पर महाराणा कुंभा ने ना इस किले का निर्माण जो है ना वो 1448 के अंदर तो स्टार्ट किया और 1458 के अंदर खत्म हो गया उनके राज्यकाल के अंदर। ठीक है, समझ लोगे बात। ये जो है ना ऊपर वाला निर्माण, ये किसका है, विजय स्तंभ का, विजय स्तंभ का। और ये जो नीचे वाला है ना ये किसका है, कुंभलगढ़ दुर्ग का। और दोनों के दोनों निर्माण करवाए किसने, महाराणा कुंभा ने। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कितनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा और बात करते हैं। अब यहाँ तक की जो जानकारी है ना ये तो थी थोड़ी बहुत ज्योग्राफी, थोड़ी बहुत हिस्ट्री से रिलेटेड, है ना। अब हम आगे बढ़कर बात करेंगे कि इस दुर्ग के अंदर कितने द्वार हैं, कितने मंदिर हैं और क्या कुछ है इस दुर्ग के अंदर जो हमारे देखने लायक भी है। अगर हम कभी जाएं, आपको जिंदगी में मौका मिले, मैं तो कुंभलगढ़ दुर्ग देख कर आया हूँ, खुद सोन देख के आया हूँ, आपको भी मौका मिले तो एक बार जरूर देख के आना। और सबसे अच्छी चीज जो है ना वो इस दुर्ग की अब आ रही है। इस दुर्ग का जो परकोटा है ना वो है 36 किलोमीटर लंबा, 36 किलोमीटर लंबा परकोटा है, जो कुछ यूं है ऐसे राउंडेड शेप के अंदर। आप घूमते चले जाओगे, 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 जब बिल्कुल सेंटर में पहुंचोगे ना, इस जगह पे, इस जगह पे पहुंचोगे तो यहाँ पर सबसे ऊंची पहाड़ी पर 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक दुर्ग है, एक दुर्ग है। और उस दुर्ग का क्या नाम है भैया, उस दुर्ग का नाम है कट्टारगढ़। क्या नाम है, कट्टारगढ़। हाँ जी, ये कट्टारगढ़ दुर्ग वही दुर्ग है जो कुंभलगढ़ दुर्ग के बिल्कुल सेंटर के अंदर है, बिल्कुल सेंटर के अंदर। और अगर आप इस जगह पे खड़े हैं, ठीक है, इस जगह पे खड़े हैं और ऊपर की तरफ देख रहे हैं, कहां पर, कटारगढ़ की तरफ, और आपके सर पर बंधी हुई है पगड़ी, तो ये पगड़ी आपकी गिर जाएगी। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया कि कटारगढ़ दुर्ग जो है वो बिल्कुल सेंटर के अंदर सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। चारों तरफ जो परकोटा है वो 36 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और बहुत ही चौड़ा है, इतना चौड़ा है, अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं तो ये इतना चौड़ा है कि इसमें एक समय में, है ना, एक समय में टोटल 8 घुड़सवार एक साथ, टोटल 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। अब चीन की दीवार के बाद, चीन की दीवार के बाद द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है ये। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी दीवार, और इसके ऊपर इतिहास में भी ये दर्ज है, दूसरी सबसे बड़ी दीवार। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि कुंभलगढ़ दुर्ग के बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी पे क्या बना हुआ है, कट्टारगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और ये कट्टारगढ़ दुर्ग वही दुर्ग है जहां पर महाराणा
उदय सिंह का, याद रखना इसको, ये पॉइंट पूछा हुआ है, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है, बात समझ में आती है क्या? हमने क्या बोला कि भैया इस दुर्ग का परकोटा जो है वो 36 किलोमीटर लंबा है और इतना चौड़ा है कि एक समय में 8 घुड़सवार वहां से गुजर सकते हैं। और चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग की है और इसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की महान दीवार, भारत की महान दीवार भी कहा जाता है इस परकोटे को। ये जो परकोटा है इसे भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। और जो ये सेंटर के अंदर कटारगढ़ दुर्ग है, इसको अगर हम देखने की कोशिश करते हैं बिल्कुल दुर्ग के नीचे से, तो हमारे सिर के ऊपर बंधी हुई पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। और ये बात कही किसने थी? अबुल फजल ने। ठीक है, ये बात जो है ये किसने कही थी? अबुल फजल ने। बहुत सारे दुर्गों के बारे में एक स्टेटमेंट दे रखा है, वो स्टेटमेंट आपको भूलना नहीं है, वो याद रखना है ना। जैसे रणथंभौर दुर्ग के लिए क्या कहा था उसने? अबुल फजल ने कहा था कि बाकी सब दुर्ग जो है वो तो है नंगे और रणथंभौर दुर्ग के बख्तरबंद है। फिर ऐसे ही इसने यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा कि अगर कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो कटारगढ़ है उसे अगर देखने की कोई कोशिश करे तो उसके सिर पे बंधी हुई पगड़ी जो है नीचे गिर जाती है। ऐसे ही इसने मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए भी कहा है एक स्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग स्टेटमेंट है, इसने कई जगह दी है, जैसलमेर दुर्ग के लिए भी दी है, वो आगे चलेंगे ना तब बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टेड डाटा है, वो ये है कि कटारगढ़ दुर्ग के अंदर ही महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और महाराणा प्रताप का जन्म भी जो हुआ है वो भी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ है। ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट करें, वरना हम आगे बढ़ते हैं कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर और हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना परकोटे वाली? भैया जो परकोटा बना हुआ है चारों तरफ, वो जो है उसके अंदर 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, 8 घुड़सवार। ठीक है, और लंबा कितना है? 36 किलोमीटर। और ये बिल्कुल एकदम राउंडेड है, चारों तरफ से वर्ताकार है और हरी भरी पहाड़ियों के बीचों बीच में कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित है, इसलिए यह दूर से दिखाई भी नहीं देता कि कहाँ है। ठीक है, और अगर बात करें कुंभलगढ़, ये तो मैं दुर्ग बता रहा हूँ, जब हम कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की बात करेंगे तो यहाँ पर एक खासियत आती है, मैं यहीं शेयर कर देता हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर पूछा जाए राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा अभ्यारण्य है जहां पर जंगली भेड़िए पाए जाते हैं, तो वो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य है जहां पर जंगली भेड़िए पाए जाते हैं, बाकी कहीं और नहीं पाए जाते। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी फैक्टफुल है, जैसे गागरोली तोता है और उड़न गिलहरी है। ठीक है, हरे कबूतर है। तो ये अलग अलग अभ्यारण्य, जब हम अभ्यारण्य वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा वो सारी बातें। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है, नोट करो, नहीं आप अपने आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक का मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अब अपने ना आगे बढ़ते हैं, इसी दुर्ग के अंदर बात करते हैं कि और क्या क्या चीजें हैं जो हमारी जानकारी के लिए बहुत ही जरूरी है। देखो, दो आदमी ना जो थे वो बहुत सारी चीजों के बारे में स्टेटमेंट दिया करते थे। एक तो अबुल फजल मुगल काल में, और एक आधुनिक काल के अंदर अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पे कर्नल जेम्स टॉड। ये दो लोग जो है ना, इन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में स्टेटमेंट दी है। तो इनके स्टेटमेंट जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, है ना। जैसे आपको पता होगा कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में 2 किताबें लिखी हुई हैं, है ना, याद है ना? मैं उम्मीद करता हूँ याद होंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं याद ही होगी। ठीक है, चलो फिर भी बता देता हूँ। द राजपूताना स्टेट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, एक तो ये बुक है। ठीक है, एक एंटीक्विटीज ऑफ राजपूताना स्टेट्स। तो ये जो किताबें हैं ना, इनको रटो, इनको स्टेटमेंट्स को याद करो बार बार, तभी ये याद होंगे। अब जो कर्नल जेम्स टॉड है ना, कौन? कर्नल जेम्स टॉड। इन्होंने क्या किया? टॉड ने एक स्टेटमेंट दिया, इस दुर्ग को देखकर काफी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि इस दुर्ग के प्राचीर जो है बहुत ही सुदृढ़ है, दीवारें बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इसके बारे में एक स्टेटमेंट दे डाला। और वो स्टेटमेंट क्या था? इन्होंने कहा कि एक इतिहासकार हुए कंगुनो, कंगुनो करके, है ना, उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन ली होगी दुर्गों के बारे में, और उन्होंने नाम दिया था एस्ट्रकून, एस्ट्रकून करके। ठीक है, दुर्गों में। तो कर्नल जेम्स टॉड ने क्या किया? कंगुनो ने जो नाम दिया ना एस्ट्रकून, वो इस दुर्ग को नाम दे डाला। किस दुर्ग को? कुंभलगढ़ दुर्ग को नाम दिया कर्नल जेम्स टॉड ने। जो क्लासिफिकेशन किया था कंगुनो ने अलग अलग दुर्गों का, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन उन्होंने जो नाम दिया था ना किसी दुर्ग को, एस्ट्रकून,
वो नाम जो है कुंभलगढ़ दुर्ग को किसने दे दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने। ये याद रखना थोड़ा सा, वरना अपन ऐसा करते हैं ये कानूनों को यहाँ से गायब कर देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। आप इतना याद रख लो कि कुंभलगढ़ दुर्ग को जो नाम है उसकी तुलना जो है वो कर्नल जेम्स टॉड ने किससे की है? एस्ट्रकून से की है। ठीक है, एस्ट्रकून से की है, याद रखेंगे। इसके बाद में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर लगभग 960 मंदिर है टोटल हिंदू देवी देवताओं के। इसी के अंदर हमें मिलता है कुंभश्याम मंदिर, कुंभश्याम मंदिर मिलता है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कुंभश्याम मंदिर हमें याद करना है। टोटल जो मंदिर है वो कितने मिल रहे हैं? 960 मंदिर मिल रहे हैं। कटारगढ़ वाली बात हमने याद कर ली। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, और याद करने वाला जो हमें डेटा मिलता है कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में वो क्या है कि यहाँ पर बादल महल भी है ना। और इस बादल महल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लाउड पैलेस। ठीक है, क्लाउड पैलेस बोलते हैं इसे, ये याद रखेंगे। क्लाउड पैलेस किसे बोलते हैं? तो बादल महल को बोलते हैं। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ा तो वहां पे गोरा बादल महल आया। जब हमने रणथंभौर दुर्ग पढ़ा तब वहां भी बादल महल आया। अब हम कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ रहे हैं तो भी बादल महल आ रहा है। तो ये बादल महल जो है ना ये चलता रहेगा, जब तक दुर्ग आते रहेंगे तब तक चलता ही रहेगा। ये बहुत जगह पे बादल महल पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड पैलेस किसको बोला जा रहा है? कटारगढ़ को बोला जा रहा है। कटारगढ़ जो आपने पढ़ा है ना उसे बोला जा रहा है। ठीक है, उसे कुंभलगढ़ दुर्ग की आंख भी कहा जाता है, वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, कुंभलगढ़ दुर्ग की आंख। कुंभलगढ़ दुर्ग की आंख किसे कहा जाता है? कटारगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा ये कटारगढ़ को क्या कहा जाता है? कुंभलगढ़ दुर्ग की आंख कहा जाता है। परकोटे की बात कर ली हमने, 36 किलोमीटर लंबा। ठीक है, और 8 घुड़सवार एक साथ इसके अंदर चल सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग को ही मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। ठीक है, याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, बादल महल जो है इसे क्लाउड पैलेस का, ये है क्या? ये कटारगढ़ दुर्ग ही है। कटारगढ़ दुर्ग को ही क्या कह दिया हमने? बादल महल कह दिया। और इसी को ही एक तरीके से क्लाउड पैलेस भी कहा जा रहा है, बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से। ठीक है, तो ये इतनी जानकारी है जो आपको ये तो भूलनी नहीं है। इसके बाद में बात करें तो इस दुर्ग से ना रिलेटेड कनेक्टेड जो है, कनेक्टेड मतलब इससे नजदीक में बहुत सारे दर्रे हैं। ठीक है, दर्रे कौन से हैं? जो अलग अलग निकलते हैं। जैसे बात करें हाथीगुड़ा दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा, और इसके अलावा आपको मिलेगा, हाथीगुड़ा दर्रे के अलावा मिलेगा आपको एक अलग सा नाम है थोड़ा, दाणीवट्टा दर्रा। ठीक है, ये याद आपको याद रखना, ये मेरे को भी याद नहीं हुआ नाम जो है, ये इसका नाम है दाणीवट्टा दर्रा, हाथीगुड़ा दर्रा। ये कुछ दर्रे हैं जो कुंभलगढ़ दुर्ग से निकलते हैं। कोई ईस्ट साइड से निकलता है, कोई नॉर्थ साइड से निकलता है, कोई पूर्व से निकलता है, तो कोई उत्तर से निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल था कुंभलगढ़ दुर्ग। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कंप्लीट सिंपल से शब्दों के अंदर। अगर निर्माण की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो लगभग 1448 ईस्वी से लेकर 1458 ईस्वी के आसपास बताया जाता है, और करवाया था महाराणा कुंभा ने। अगर प्राचीन काल की बात करें तो इसके अवशेष जो है, खंडहर जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के, उनसे पता चलता है कि इसका निर्माण जो है वो लगभग 3वीं ईस्वी के आसपास हुआ है। ठीक है, तो ये निर्माण की बात है। अगर ज्योग्राफी की बात करें हम तो ये कहाँ स्थित है? ये मेवाड़ और मारवाड़ की जो सीमा है वो निर्धारित करता है। राजसमंद जिले की सादड़ी गांव के आसपास पड़ता है। ठीक है, सादड़ी गांव में पड़ता है। फिर हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, तो हमने 36 किलोमीटर इसका परकोटा पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसी के अंदर कटारगढ़ है। ठीक है, मंदिर पढ़े कौन कौन से हैं? मंदिर हमने पढ़ा इसके अंदर कुंभश्याम मंदिर है, और भी 2-4 मंदिर हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको याद रखने हैं। एक तो आप याद रखेंगे कि इसी दुर्ग के अंदर पृथ्वीराज है ना, पृथ्वीराज सिसोदिया जो है, उड़ना राजकुमार जिसे कहते हैं, एक ये रह गया था उड़ना राजकुमार, इसकी समाधि इसी दुर्ग के अंदर है। उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार क्यों कहते थे इसी को? ये उड़ता थोड़ी था, नहीं उड़ता नहीं था ये। इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये एक ही दिन के अंदर ये 36 किलोमीटर के परकोटे के ऊपर कई चक्कर लगा दिया करते थे, इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। बात पता चली क्या? ये फैक्ट डाटा है, याद कर लेना। ये कई बार पूछ भी लिया गया है और पूछा भी जा सकता है। पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने
ये जो परकोटा था कुंभलगढ़ दुर्ग का 36 किलोमीटर लंबा, इस पे एक ही दिन के अंदर बहुत सारे चक्कर लगा दिया करते थे, इसलिए उनको उड़ना राजकुमार कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं उड़ना राजकुमार? पृथ्वीराज सिसोदिया को। ये याद रखेंगे। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या है। ये उड़ना राजकुमार जो है ना पृथ्वीराज सिसोदिया, इसकी छतरी है, यहाँ पर छतरी बनी हुई है, इसलिए मैंने इसकी बात करी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में जो है झाली रानी की बावड़ी, ये याद रखेंगे। मामादेव तालाब, ठीक है, मामादेव तालाब इसी के अंदर है। और झाली रानी की बावड़ी। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेंगे, यहाँ तक की पूरी जानकारी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग की है। ठीक है, अब कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ना, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, वरना आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी भूल जाओगे, क्योंकि मेरे को तो याद है, लेकिन वहां पर भी बहुत सारे सन आते हैं, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे महल है, रणथंभौर में भी है, कुंभलगढ़ में भी है, तो कितने याद करोगे, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना इस दुर्ग के याद रखो। जैसे मैंने एक लाइन सीक्वेंस के हिसाब से सन याद कर रखे हैं, 1127, 301, 303, फिर उसके बाद में 1440, 1448, फिर 1458, फिर 1567, और इन हर सन के अंदर ना एक एक घटना हुई है, इसलिए इनको याद रखो। यहाँ पहला जल जोहर हुआ, यहाँ पर बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 303 के अंदर पहला अग्नि शाखा हुआ, 1440 के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण शुरू हुआ, 1448 में खत्म हो गया, 1458 में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण खत्म हो गया, और 1567 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ। ऐसे याद रखो इस लिस्ट बना के, तब आपको क्या होगा, आप ईयर लिखोगे और डायरेक्ट आपके सामने जो है वो घटनाक्रम चालू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट किला है वो है खंडार का किला, बिल्कुल छोटा सा 3 पॉइंट है, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है खंडार का किला। अगर मैंने बता दिया फिर भी ठीक है, और नहीं बताया तो अपने यहाँ पे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये जो खंडार का किला है ना, ये सबसे पहले कहाँ पड़ता है? ये सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं, बस ये याद रखो, सवाई माधोपुर के अंदर। कितनी दूर पड़ता है? ये 36 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, सवाई माधोपुर से। और इसी रास्ते के बीच में क्या पड़ता है? रणथंभौर दुर्ग भी पड़ता है। इसी रास्ते के बीच में क्या पड़ता है? रणथंभौर दुर्ग पड़ता है। और इसी रास्ते पे हम अगर चलते चले जाएंगे तो खंडार का किला पड़ेगा। अब जो ना बातें हैं याद रखने वाली इस दुर्ग से रिलेटेड, वो यह है, सबसे पहले तो शारदा तोप, ये याद कर लो, रट लो इसको। क्यों रटना है इसको? शारदा तोप जो है वो अपनी मार क्षमता के लिए जानी जाती है। ठीक है, मार्क क्षमता के लिए जानी जाती है ये। और इसके बारे में एक और बात है इंपॉर्टेंट, कि ये अष्ट धातु से निर्मित तोप है। राजस्थान की, ये राजस्थान की एकमात्र तोप है जो अष्ट धातु से निर्मित है। ठीक है, ये याद रखना है। तोपों के बारे के अंदर ना कोई आ जाता है, पूछ लेता है। जैसे अभी जय बाण तोप की बात करूं मैं, तो जय बाण तोप कहाँ रखी हुई है? जयगढ़ के अंदर रखी हुई है। इससे चलाया हुआ पहला गोला जो था वो चाकसू के अंदर जाके गिरा था, जयपुर में, चाकसू की शीतला माता, और वहां पर क्या बन गया था? तालाब बन गया था। तो ऐसा डाटा जो है ना आजकल बहुत पूछ लिया जाता है क्वेश्चन पेपर्स के अंदर, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शारदा तोप जो है ना, ये शारदा तोप की वजह से बता रहा हूँ खंडार का किला, है ना, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है खंडार का किला, लेकिन ये शारदा तोप की वजह से इंपॉर्टेंट बन गया। शारदा तोप वो तोप है जो अपनी मारक क्षमता के लिए जानी जाती है, अष्ट धातु से निर्मित तोप है। ऐसे जयबाण तोप जो है वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई है। इससे पहला जो गोला दागा गया था वो चाकसू में जाकर गिरा, जहां पर क्या बन गया? तालाब बन गया। ठीक है, ये सारी जानकारी जो है याद रखनी है। इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पर खंडार का किला चल रहा है तो यहीं पे बात करेंगे अपन। अब यहाँ पर क्या है, एक महावीर स्वामी की मूर्ति है, भैया महावीर स्वामी की मूर्ति है। आप कहोगे सर इसमें क्या खास बात है? तो ये महावीर स्वामी की पद्मासन में मुद्रा है, पद्मासन मुद्रा के अंदर मूर्ति है, पद्मासन मुद्रा में। ठीक है, और उसके बाद में पद्मासन मुद्रा में है। और पार्श्वनाथ की यहाँ एक मूर्ति है, ये भी जैन तीर्थकर की है, जैन तीर्थकर है ना पार्श्वनाथ। और इनकी भी मूर्ति है यहाँ पर, प्राचीन मूर्ति है इनकी। कौन सी?
प्राचीन मूर्ति रखी हुई है किसकी, पार्श्वनाथ की। और महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा के अंदर मूर्ति है। शारदा तोप जो अपनी मार्ग क्षमता के लिए फेमस है, वो भी यही रखी हुई है खंडार के किले के अंदर, और ये अष्ट धातु से निर्मित तोप है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको खंडार का किला समझ में आया होगा। बाकी एक बात बताऊं आपको, जब भी किसी राजा ने अगर रणथंभौर दुर्ग के ऊपर अधिकार किया है तो उसने खंडार के किले पर भी अधिकार किया है। ठीक है, जब महाराणा सांगा जो थे, जिन्होंने युद्ध किया था बाबर के साथ, जब वो उस युद्ध के अंदर क्या हो गए थे, क्षतिग्रस्त हो गए थे, तो उन्हें खंडार के किले के अंदर लाया था। ये भी मैं बता देता हूँ बोल के, एक ये हिस्ट्री से रिलेटेड छोटा सा पॉइंट है, फिर भी याद रखना है फैक्टेड डाटा कि महाराणा सांगा जो थे, जब बाबर के साथ उनका युद्ध हुआ था, है ना, तो वहां पर वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। घायल होने की वजह से उनको कहाँ लाया गया था, खंडार के किले के अंदर लाया गया था। यहाँ पे रानी कर्मावती द्वारा निर्मित कुछ जलाशय भी हैं जो कि अधूरे रह गए थे क्योंकि उन्हें यहाँ से जाना पड़ा था, तो उनकी बात हम करेंगे नहीं। बस ये फैक्ट डाटा याद रखना है। महावीर स्वामी की एकमात्र राजस्थान के अंदर पद्मासन मुद्रा में मूर्ति है, जो कहाँ पर है, खंडार के किले के अंदर है। शारदा तो अपनी मार्ग क्षमता के लिए फेमस है, अष्ट धातु से निर्मित है, वो भी कहाँ रखी हुई है, खंडार के किले में, सवाई माधोपुर जिले के अंदर रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और जो भी आपको डाउट हो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और कल हमारी जो है क्लास होगी क्वेश्चन सीरीज की, 100 क्वेश्चन हम अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है राजस्थान जी के, वहां से बात करेंगे, और 100 क्वेश्चन जो होंगे हम टेक्निकल की बात करेंगे। ठीक है, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे वनपाल के लिए, फॉरेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, पटवार के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया राजस्थान जीके बदलने वाला नहीं है। मेरे कहने से खंडार का किला जो जयपुर में शिफ्ट नहीं होगा, वो सवाई माधोपुर में ही रहेगा। तो सिंपल सी बात है, इस एग्जांपल से समझ जाओ कि राजस्थान जीके चेंज नहीं होने वाला। चाहे आप किसी भी कंपटीशन के लिए पढ़ लो, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अपने शब्दों को मैं यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।